हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अणु भार क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे ग्राम अणु भार क्या होता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि अणु भार क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अणु भार क्या होता है। अणु भार या इसे हम क्या कहते हैं, आणविक भार के नाम से भी जानते हैं। तो अणु भार या आणविक भार, ठीक है। तो ये क्या होता है, अणु भार होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि अणु जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही तो समझेंगे कि अणु भार किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे अणु का, इससे जस्ट पीछे हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि अणु का 2 डेफिनेशन बताया था। तो सबसे आसान डेफिनेशन ये है, आसान डेफिनेशन हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं या आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। तो इस बात से हमें ये स्पष्ट होता है कि अणु में क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। तो हम अणु भार का डिफिनेशन क्या कहेंगे, हम अणु भार का डिफिनेशन यही कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को हम अणु भार कहते हैं। समझिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणु, ठीक है, किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणु, क्योंकि अलग अलग परमाणु भी आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है अणु में क्या होंगे, अलग अलग परमाणु होंगे या भिन्न भिन्न कह सकते हैं परमाणु होंगे। तो यही कहा जा रहा है किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणु के परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार के योगफल को ही क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु तो आप समझते ही होंगे। अब आते हैं परमाणु भार पे। तो हम जानते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए परमाणु, तो मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है। सोडियम एक क्या है, परमाणु है, ठीक है। तो सोडियम का एक क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार, ठीक है। तो अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, और मान लेते हैं ये सोडियम है, तो इसके जो क्या होगा, परमाणु भार होगा, यही ना परमाणु भार है। तो ये जो परमाणु भार है इसका जब योगफल करेंगे, योग करेंगे, तो जो आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अणु भार कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो आप स्वयं से इसे लिखिए। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। क्या लिखेंगे, किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को अणु कहते हैं। समझ में आया। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं लिखे हैं उनके लिए, जो कमज़ोर हैं, जो सुन के नहीं लिख सकते हैं, उनके लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन यही लिखेंगे कि किसी अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को अणु भार कहते हैं, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा, क्या, किसी अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को हम अणु भार कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल अगर हम कहें तो मान लेते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है किसी अणु में उपस्थित, तो सबसे पहले अणु ले लेते हैं। तो ये अणु हो गया HCl, ठीक
ठीक है, ये HCl क्या है, अणु है। तो इस अणु में हम देखेंगे कि परमाणु कितने हैं। तो इसमें कितने परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन का और एक क्या है, क्लोरीन का। तो इसका मतलब इसमें कितने, 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो परमाणु है इसका परमाणु भार कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका परमाणु भार 1 होता है, इसका परमाणु भार 1 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35.5 होता है, ये होता है। तो हमने क्या कहा, इसमें कहा जा रहा है किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणु या भिन्न भिन्न परमाणु, तो भिन्न भिन्न परमाणु है। ठीक है, तो परमाणुओं के परमाणु भार, तो परमाणु भार यही ना है, परमाणु भार के योगफल को, योगफल मतलब इसके परमाणु भार इसका कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका कितना है, 35.5 है। ठीक है, तो योगफल को ही हम अणु भार कहते हैं। मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35.5, एक ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36.5। तो ये जो आया इसे ही हम क्या कहते हैं, अणु भार कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो यही यहाँ से ही डिफिनेशन आप सोच के समझ के लिख सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन को कह सकते हैं। तो ये तो हमने एक ही एग्जाम्पल बताया था, और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए NH3, ठीक है, तो ये अमोनिया हो गया। तो इसमें समझिएगा, इसमें क्या है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, समझिएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितने मात्रा में, 1 मात्रा में है। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना नाइट्रोजन का होता है, 7, और इसका परमाणु भार 14। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 मात्रा में है। समझिएगा, हाइड्रोजन कितने मात्रा में है, 3 मात्रा में है। तो इसका परमाणु भार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, ऐसे ही 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो परमाणु भार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हम अगर परमाणु भार का गिनती करें तो यहाँ से 14 + 3 = कितने हो जाएंगे, 14 × 3 = 17। तो ये जो 17 निकला यही क्या है, अणु भार है, किसका, NH3 का। ठीक है, और हम देख लेते हैं और तीसरा एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि NaCl, ठीक है, NaCl हो गया। तो यहाँ पे हम यदि अलग अलग परमाणु निकाले तो यहाँ पे क्या है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। एक क्या है, सोडियम है, और एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो हम जानते हैं सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, यहीं पे सॉरी यहाँ पे नहीं बताया गया। सोडियम का याद रखेंगे परमाणु भार होता है 23। ठीक है, तो 23 होता है सोडियम का परमाणु भार, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसको याद रखेंगे 35.5। और जब दोनों का योग करेंगे, परमाणु भारों के योग करेंगे, तो क्या निकल गया, यहाँ से जितना भी आए, जैसे कितना आ जाएगा, ये 0.5 और 5 3 8 और 3 2 5, मतलब 58.5 आ गया। तो ये जो 58.5 है यही क्या है, अणु भार है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए होंगे, और इन तीनों एग्जाम्पल से आप कंफर्म हो गए होंगे। तो इसी प्रकार मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप निकाल लीजिएगा। H2O का निकालिएगा, दूसरा NaOH का निकालिएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप स्वयं निकाल के देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है ग्राम अणु भार किसे कहते हैं। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं ग्राम अणु भार। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, जो है ग्राम अणु भार। ठीक है, तो ग्राम अणु भार कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अणु होता है तो उसका अणु भार होता है। जैसे हमने कहा था, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि NH3 था, तो इसका अणु भार निकला था कि नहीं, नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसका 3 ही परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएंगे। तो 14 और 3 कितने हो गए, 17। तो ये जो 17 निकला यही तो क्या था, इसका अणु भार था कि नहीं। तो यही, ये क्या है, ये कोई अणु है, ये क्या है, अणु है, और ये क्या है, अणु भार है। समझिएगा,
ठीक है, ये अणु भार है और ये अणु है। तो अणु भार का डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन यही कहेंगे, किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्राम अणु भार कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, किसी अणु को, ठीक है, किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की प्रक्रिया ग्राम अणु भार कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है दोस्त। देखिए यहाँ से आप फिगर से एग्जाम्पल से समझेंगे तो डेफिनेशन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस प्रकार रट्टा मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से समझिए ये अणु है तो हम क्या करें, किसी अणु के अणु भार के क्या कह रहे हैं, किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ग्राम अणु भार कहलाती है। मतलब इसको यदि ये 17 है तो इसको हम ग्राम में व्यक्त करते तो 17 ग्राम लिख दिए, तो ये 17 ग्राम जब लिखे तो ग्राम में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया हो गई, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राम अणु भार कहेंगे। क्योंकि यहाँ से ही आपको कंफर्म हो जाना है कि ग्राम कहा जा रहा है। तो मतलब ग्राम में व्यक्त करने के, किसे ग्राम में व्यक्त करेंगे, तो अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, ग्राम अणु भार कहलाती है। तो इसे सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम डेफिनेशन यही लिखेंगे कि किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की प्रक्रिया ग्राम अणु भार कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि किसी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अणु भार कहलाती है। किसे, कोई भी अणु है उसके अणु भार को ग्राम में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु भार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं और मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया था, HCl ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है, और क्लोरीन था। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो ये बताइए 35.5 और ये कितना, तो 1 हो गया तो 36.5 हो गया। तो ये जो अणु भार है इस अणु भार को हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 36.5 को हम लिखेंगे 36.5 ग्राम। और जब ये लिख दिए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्राम अणु भार कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको समझ में आ गया है तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और कोई भी डेफिनेशन को रटना नहीं, उसे समझ कर याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि अदरवाइज आपको स्कूल या कॉलेज, स्कूल या कोचिंग में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। आपको वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ग्राम अणु भार समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ग्राम अणु भार और उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिख देंगे। ठीक है, हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, आपको वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उन स्टूडेंटों के पास, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो उनको लगता है कि इस ऐसे उनको समझाया जाएगा तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनके पास आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही कहूँगा। ठीक है, बस यही कहूँगा कि आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसे हमें भी पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।